स्वागत है ओपी हिंदी क्लासेज में। सभी मित्रों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपका दिन मंगलमय हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता अर्जित करें। अपनी जो कक्षाएं थी पहले वाली 2 कक्षाएं डाली गई। आप लोगों की तरफ से जो प्रेम और स्नेह लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और लगातार आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको लगातार जैसे कि शिक्षण विधियों की और व्याकरण की दोनों कक्षाएं यहाँ से उपलब्ध करवाते रहेंगे। और यदि आपको जैसे कि जीके से संबंधित ही या फिर और किसी विषय से संबंधित भी कक्षाएं यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हो, उनको देखना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। आपके लिए वो भी डाली जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हिंदी की कक्षाएँ आपके लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही हैं। और हिंदी जो विषय है इसके अंदर दिखता अपने पास जो मैटर है वो बहुत सरल है, लेकिन परीक्षाओं के अंदर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो आपके पास जो कुछ मैटर मैंने दिया अभी तक मेरी तरफ से वो भरपूर था, लेकिन फिर भी आपको कहीं पे कोई कमी लग रही हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो जाए। यहाँ पे हम बात कर रहे थे अनुकरण विधि की। अनुकरण विधि में 3 प्रकार के आपके जैसे कि भेद थे, लेखन अनुकरण, इसके अलावा वाचन अनुकरण और रचना अनुकरण। ध्यान देना जैसे कि आपकी किताब के अंदर केवल 1 पेज के अंदर अनुकरण विधि सिमट जाती है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो सहायक विधियाँ हैं, जुड़ी हुई विधियाँ हैं, जहाँ से परीक्षाओं में आपके पास प्रश्न आते हैं, वो मैटर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जैसे अनुकरण के अंदर लेखन अनुकरण से संबंधित 2 कक्षाएं आपकी हो चुकी हैं। तीसरी कक्षा आज यहाँ पे चल रही है अपनी। उसके अंदर हम बात करेंगे परंपरागत विधि की। परंपरागत विधि की बात यहाँ पर करेंगे। और ये ध्यान रखना, ये जो विधियाँ आपकी हैं ये अनुकरण लेखन से संबंधित है। अनुकरण लेखन की जो सहायक विधियाँ हैं उनकी कक्षाएं यहाँ पे चल रही हैं। तो उसके अंदर जो आपकी जो अगली विधि है वो है कौन सी? परंपरागत विधि। ये आपकी जैसे सबसे प्राचीन विधि है और प्रचलित विधि भी है। और आपने देखा होगा विद्यालयों के अंदर, आज के जो विद्यालय होते हैं, आपके निजी विद्यालय होते हैं, उनके अंदर कक्षा प्रथम के अंदर बच्चे को जब सिखाई जाती है भाषा, तो उनका जैसे कि सिखाने का जो क्रम होता है वो कैसा होता है, ठीक है? तो वो विधि आपकी क्या कहलाती है? परंपरागत विधि कहलाती है। उसमें ध्यान देना, सबसे पहले जैसे कि बच्चे को सिखाया जाता है क्या? स्वर सिखाए जाते हैं। सबसे पहले क्या सिखाए जाते हैं? स्वर सिखाए जाते हैं। बच्चे को जैसे कि ए, आ, ई, इनको बोलना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है। स्वर के बाद में जो होते हैं आने वाला वो होता है आपके व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। और इन दोनों को मिलाकर ही आप क्या कह सकते हो? स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर ही आप क्या कह सकते हो कि बच्चे को सबसे पहले या बालक को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? कक्का सिखाया जाता है। जैसे कक्के को क्या कहा जाता है व्याकरण में? मैंने आपको पहले वाली जो अपनी व्याकरण से संबंधित कक्षा है उसमें बताया था कि कक्के को ककहरा के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले बालक को अध्यापक क्या सिखाएगा? स्वर और व्यंजन सिखाएगा। ध्यान रखना, इसमें एक जैसे कि श्रृंखला बनती है सिखाने की। जाते उसे शब्द बनाना नहीं सिखाते हैं, सबसे पहले उसे स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर कक्का सिखाया जाता है। व्यंजन के बाद में जो होती है वो होती है स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्रा सिखाई जाती है बच्चे को, ठीक है? और उन मात्राओं के बाद में जो सिखाई जाती है वो है 12 खड़ी। 12 खड़ी। पहले तो जैसे कि ए की मात्रा, आ की मात्रा, ए की तो कोई मात्रा नहीं होती है, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, वो सारी की सारी जितनी मात्राएं हैं वो सारी सिखाई जाती हैं। और उन फिर मात्राओं को जोड़कर व्यंजनों के साथ मिलाकर जो रूप बनता है, जैसे कै, का, की, कू, तो उसे 12 खड़ी कहते हैं। तो वो सिखाई जाती है। 12 खड़ी के बाद में उसे शब्द सिखाए जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जैसे कि रा, मैं, का, मैं, तो ऐसे वो जैसे कि 12 खड़ी से जो वर्ण ध्वनियाँ बनेंगी उनको जोड़कर वो शब्द बनाना सीखेगा। और शब्द के बाद में क्या सीखेगा? वाक्य सीखेगा। क्या सीखेगा? वाक्य सीखेगा, ठीक है? तो ये हो गई जैसे कि क्या? परंपरागत विधि के अंदर सिखाने की जो श्रृंखला है या सिखाने की जो कड़ी है वो किस प्रकार से चलती है वो आपके सामने बिल्कुल हो गई है। अब इसकी जो विशेष बातें हैं वो क्या है? देखो, यह विधि संश्लेषणात्मक विधि
का ही रूप है, का ही रूप है। ठीक है, यानी कि ये विधि किससे जुड़ी हुई है? संश्लेषणात्मक विधि से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि संश्लेषणात्मक विधि के अंदर भी क्या सिखाया जाता है? वर्णों से शब्दों की रचना सिखाई जाती है। वहां पे जैसे कि स्वरों की मात्राओं से शब्द बनाना, यानी या फिर आप कह सकते हो बारखड़ी से शब्द बनाना वहां पर सिखाया जाता है। तो ये आपकी जैसे कि इसी का एक रूप हो गया। इसके अलावा जैसे कि बात करें तो ये सर्वाधिक प्राचीन और प्रचलित विधि भी है। सबसे प्राचीन और प्रचलित विधि है जो लंबे अरसे से काम में ली जा रही है। और आपके जैसे कि ये कौन से शिक्षण सूत्र का पालन करती है? तो ये करती है सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का पालन करती है। ध्यान देना मित्रों, अनुकरण लेखन की जैसे कि आपकी अगली विधि कौन सी? परंपरागत विधि। इसमें लिखने का जो तरीका होता है या लिखना जो बच्चे को सिखाया जाता है वो किस प्रकार से होता है? सबसे पहले उसे स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर जो कक्के का रूप बनता है वो सिखाया जाता है। उसके बाद में स्वरों की मात्राएं सिखाई जाती हैं। फिर बारखड़ी, बारखड़ी से शब्दों की रचना और शब्दों से वाक्यों की रचना। ठीक है, और ये आपकी संश्लेषणात्मक विधि का ही रूप है। सबसे प्राचीन और प्रचलित विधि है और सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का पालन करती है। तो ये हो गई आपकी कौन सी? परंपरागत विधि लेखन अनुकरण की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। इसके अंदर जैसे कि ये वाली जो बात है, तीसरी लाइन, ये भी आपके पास परीक्षाओं में पूछी जाती है कि निम्न में से सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का पालन करने वाली विधि है। तो उसमें आपको बताना है कौन सा। यदि परंपरागत ऑप्शन में हो तो परंपरागत बताना है। इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है इसमें सीखने का या लेखन का जो क्रम होता है वो आपसे पूछा जाता है कि ये लेखन का क्रम किस प्रकार से होता है। अब जैसे अगली जो विधि आपकी आने वाली है वो है अनुकरण लेखन की संबंधित विधि और उसका नाम है अनुलेख विधि। उसका नाम क्या है? अगली विधि का नाम है अनुलेख विधि। अनुलेख विधि देखो मित्रों क्या होती है? अध्यापक क्या करता है? श्यामपट्ट पर या फिर छात्र की अभ्यास पुस्तिका में एक अनुच्छेद लिखेगा, यानी कि वो 2-3 लाइनों का या 3-4 लाइनों का वो कितना ही बड़ा एक पैराग्राफ जिसे आप बोलते हो उसको क्या करेगा? वो लिखेगा। ठीक है, और छात्र उसे देखकर लिखने का प्रयास करेंगे। अध्यापक श्यामपट्ट या अभ्यास पुस्तिका में कोई अनुच्छेद लिखता है, जिसे देखकर छात्र क्या करता है? लिखने का अभ्यास करता है। उस अनुच्छेद को छात्र क्या करेगा? बार बार देखकर छात्र उसको बार बार देखकर लिखने का प्रयास करता है। ठीक है, और इस प्रकार से छात्र बार बार करेगा और लेखन की जो उसकी गति है और लिखने की जो कला है उसमें उसके क्या प्राप्त कर लेगा? वो ज्ञान अर्जित कर लेगा। अब इसी अनुलेख विधि से ही जुड़ी हुई दूसरी विधि है, सेम यही विधि है लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है? अंतर है। वो है जैसे आपकी कौन सी विधि अगली? प्रतिलेख विधि। अगली विधि कौन सी है आपकी? प्रतिलेख
विधि। ठीक है, प्रतिलेख विधि में देखो मित्रों क्या होगा, यहाँ पे अध्यापक ना तो बोर्ड पे लिखेगा, श्यामपट्ट पे लिखेगा, और ना ही छात्र की अभ्यास पुस्तिका में लिखेगा। वो क्या करेगा, जैसे कि छात्र की जो पाठ्य पुस्तक होगी उसमें जैसे कि वो निशान लगा देगा कि आपको इस पैराग्राफ को लिखना है, और छात्र क्या करेगा, उस पाठ्य पुस्तक में देख देख कर लिखने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि क्या होता है, छात्र प्रतिलेख विधि में ध्यान देना, छात्र अध्यापक के निर्देश पर पाठ्य पुस्तक में से किसी अनुच्छेद को बार बार देखकर लिखने का प्रयास करता है। बस मित्रों, ये दो विधियां हो गई आपकी, अनुलेख विधि और प्रतिलेख विधि। दोनों के अंदर ही अनुच्छेद लिखा जाता है, छात्र उसे लिखने का प्रयास करता है, लेकिन जो अंतर होगा वो केवल इतना सा होगा, अनुलेख विधि के अंदर अध्यापक स्वयं अपने हाथ से श्यामपट्ट पर या फिर छात्र की अभ्यास पुस्तिका में कोई अनुच्छेद लिखेगा और छात्र उसको देखकर लिखने का प्रयास करेगा। जबकि प्रतिलेख विधि में क्या होता है, अध्यापक स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखता है, वो केवल दिशा निर्देश देता है कि आपको इस पेज से ये तीसरा पैराग्राफ या दूसरा अनुच्छेद जो भी है वो जो जिसके लिए कहेगा उस अनुच्छेद को देखकर छात्र क्या करेगा, लिखने का प्रयास करेगा। अब जैसे कि इन दोनों विधियों की जो विशेष बातें हैं, ये तो जैसे कि दोनों की मैंने अंतर वो बात बता दी आपको। इन दोनों की जो विशेष बातें हैं वो क्या है कि छात्र की लेखन गति में विकास करती है। इस विधि के द्वारा छात्र जो लिखने का प्रयास करता है उसका लेखन कौशल का जो इसमें विकास होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे लिखने की जो स्पीड होती है, गति होती है, उसमें क्या होता है, विकास होता है, वो तेज लिखना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा जैसे वर्तनी सुधार भी करती है, वर्तनी सुधार भी होता है, वर्तनी सुधार भी होता है। लेखन की गति में विकास होता है और वर्तनी में भी क्या होता है, सुधार होता है, क्योंकि वो जो अध्यापक ने लिखा है या फिर जैसे कि पाठ्यपुस्तक में जो छपा है उसमें देखकर लिखेगा तो लिखने से संबंधित जो गलतियां होती है, वर्तनीगत जो अशुद्धियां होती है, उनसे छात्र बच सकता है। तो ये हो गई आपकी कौन सी दो विधियां, अनुलेख विधि और प्रतिलेख विधि। अब बात करते हैं हम अगली विधि की, जो है आपकी सुलेख विधि और श्रुतलेख विधि। कई बार जैसे कि दोनों विधियों को एक ही मान लेते हैं कई विद्यार्थी, बोले कि सुलेख और श्रुतलेख दोनों क्या है, एक ही हैं। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, सुलेख और श्रुतलेख जो है दोनों अलग अलग विधियां हैं। दोनों क्या है, अलग अलग विधियां हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सुलेख क्या होता है और श्रुतलेख क्या होता है। सबसे पहले अपनी विधि आएगी कौन सी, सुलेख विधि। लेखन अनुकरण की अगली विधि है सुलेख विधि। ठीक है, अब सुलेख विधि में क्या होता है कि जो अध्यापक होता है वो अध्यापक छात्र की अभ्यास पुस्तिका में या तो कोई शब्द लिखेगा या फिर पूरा वाक्य लिखेगा। आपने छोटे बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में देखा होगा, जैसे राम 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 3 बार शब्द लिख दिया, या राम अच्छा लड़का है 1 बार जैसे कि अध्यापक ने लिख दिया है। अब छात्र क्या करेगा, बिल्कुल अपने हाथ से, उसमें जैसे समय की कोई बाध्यता नहीं होती, बिल्कुल जमा के सुंदर तरीके से उनको लिखने का प्रयास करता है। अध्यापक ने लिखा, जैसे मान लो कि ऊपर राम, दोबारा से उसने राम लिखा, ठीक है। अब छात्र उसको देखकर बिल्कुल जमा के उसको देखकर लिखने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी, सुलेख विधि। ध्यान रखना, ये जैसे कि हस्तलेख
जो होता है उसमें सुधार करती है। और आपके पास परीक्षाओं में जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि हस्तलेख सुधार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो वो आपको कौन सी बतानी है, सुलेख विधि आपको बतानी है। ठीक है, तो जैसे कि अध्यापक क्या करता है, कुछ शब्द या वाक्य छात्र की अभ्यास पुस्तिका में लिखता है और उसे देख देख कर छात्र लिखने का प्रयास करता है। अब इससे संबंधित जो बातें हैं, विशेष बातें हैं, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सुलेख से संबंधित जो विशेष बातें हैं वो हैं आपकी कि सबसे पहली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, हस्तलेख सुधार की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, हस्तलेख सुधार की सबसे उत्तम विधि या सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वहां पे आपको बताना है कौन सा, सुलेख विधि आपको बताना है। और ध्यान रखना, वर्तनीगत सुधार से संबंधित पूछ लिया जाए तो वहां पे आपके पास आएगी कौन सी, श्रुतलेख विधि आएगी। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी, हस्तलेख सुधार की विधि हो गई। इसके अलावा जैसे कि दूसरी जो बात है वो है कि जो कलम की लंबाई है, कलम की लंबाई वो कलम की लंबाई छात्र के एक बालिस्त होनी चाहिए। एक बालिस्त से तात्पर्य होता है जिसे आप बिलांद कहते हो, यानी कि ये जो स्थिति है आपकी अंगूठे से लेकर आपकी जैसे कि अंगुली तक, ठीक है, तो यहाँ तक की जो लंबाई है तो उसकी कलम की लंबाई कम से कम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कलम की लंबाई की। इसके अलावा जैसे कि लेखन आधार से आंखों की दूरी 1 से 1.25 फीट या फिर आप उसे कह सकते हैं 12 से 15 इंच, 12 से 15 इंच होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जहाँ पे जो अभ्यास पुस्तिका है वहाँ पे वो जो लिखने का प्रयास कर रहा है तो वहाँ से लेकर उसके आंखों की जो दूरी है, यानी कि वो ना तो ज़्यादा दूर होनी चाहिए ना ही बिल्कुल आंखों के नज़दीक होनी चाहिए। उसकी जो दूरी है वो लगभग 1 से 1.25 फीट होनी चाहिए या फिर 12 से 15 इंच तक की होनी चाहिए। इसके अलावा कलम को जो पकड़ेगा तो कलम को पकड़ते समय जो निब की दूरी है, निब की दूरी 1 इंच होनी चाहिए, 1 इंच होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ से, कलम को पकड़ने वाले स्थान से, कलम को पकड़ने वाले स्थान से, यानी कि उसका जो पेन होगा, कलम होगी, तो यानी कि बालक जो है वो तो ना तो इतनी ज़्यादा दूरी से पकड़े वो से और ना ही बिल्कुल नज़दीक से पकड़े, क्योंकि अगर नज़दीक से पकड़ेगा तो भी वो सुंदर नहीं लिख पाएगा और अगर दूरी से पकड़ेगा तो भी नहीं लिख पाएगा। तो यहाँ पे आगे वाला जो हिस्सा है, निब वाला हिस्सा है, उसको जो पकड़ेगा तो वहाँ से लेकर उसके अंगूठे वाले जो स्थान के बीच की जो स्पेस है, जो जगह है, वो 1 इंच की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगली जो बात है वो ये है कि तर्जनी अंगुली, कलम को पकड़ते समय तर्जनी अंगुली है उस पर 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कलम को
पकड़ते समय तर्जनी अंगुली पर, तर्जनी अंगुली पर 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। ध्यान देना मित्रों, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं सुलेख विधि से संबंधित। ठीक है, आपके जैसे कि हस्तलेख सुधार की विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि ये वाली जो बातें हैं ये सारी की सारी महत्वपूर्ण है। कलम की जो लंबाई है वो छात्र के 1 तो होनी चाहिए। लेखन आधार से जो आंखों की दूरी है वो 1 से 1.25 फीट या 12 से 15 इंच होनी चाहिए। इसके अलावा निब की जो दूरी है वो 1 इंच होनी चाहिए, अर्थात कलम को पकड़ने वाले स्थान से 1 इंच की दूरी होनी चाहिए। इसके अलावा कलम को पकड़ते समय तर्जनी अंगुली पर 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ध्यान रखना, अगर ये वाले प्रश्न आपसे पूछ लिए परीक्षाओं में तो जैसे कि गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल क्लियर जो मानक है वो मैंने आपको बता दिया है और आशा करता हूँ कि ये बहुत काम की चीज़ होगी आपके लिए। श्रुतलेख विधि में देखो मित्रों क्या होता है, अध्यापक बोलेगा, अध्यापक बोलेगा अर्थात अध्यापक वाचन करेगा और छात्र उसे सुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे या लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो अध्यापक वाचन करता है, अध्यापक क्या करता है, वाचन करता है, अध्यापक वाचन करता है। छात्र क्या करते हैं, छात्र सुनकर अभ्यास पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें इसकी महत्वपूर्ण हो गई। अध्यापक वाचन करेगा और छात्र उसे सुनकर लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना जैसे कि जो अध्यापक के द्वारा एक कार्य और किया जाएगा वो क्या करेगा, अध्यापक कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिख देता है। आपने देखा होगा जैसे कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा या बड़ी कक्षाओं में पढ़ा होगा, अध्यापक जब लिखवाता है, आपके नोट्स तैयार करवाता है तो वो आपके बिना कहे ही कठिन शब्दों को क्या करता है, श्यामपट्ट पर लिख देता है, क्योंकि अध्यापक को पता है कि वहाँ पे आप लिखने में यानी कि वर्तनीगत अशुद्धि करेंगे। तो जैसे कि उन कठिन शब्दों को क्या कर देगा, श्यामपट्ट पर लिख देगा। अब छात्र क्या करते हैं, उन कठिन शब्दों को देखकर सही लिखते हैं, तो वहाँ पे ये विधि जो हो गई ये वर्तनीगत अशुद्धि या वर्तनी सुधार की सर्वश्रेष्ठ विधि हो गई। वर्तनी सुधार की सर्वश्रेष्ठ विधि है, वर्तनी सुधार की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ध्यान रखना, सुलेख जो विधि है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, सुलेख विधि हस्तलेख सुधार की विधि है सर्वश्रेष्ठ, और श्रुतलेख विधि है ये आपकी वर्तनी सुधार की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके अलावा इसमें जो और विशेष बात है आपकी वो ये है कि प्राथमिक जो कक्षाएं होती हैं, प्राथमिक जो कक्षा होती है उसमें अध्यापक एक दिन पूर्व सूचना दे देता है। एक दिन पूर्व क्या कर देता है, सूचना दे देता है। बच्चों को ये कह देता है कि आप पाठ 1 या पाठ 2 या पृष्ठ संख्या इतने से लेकर इतने तक आप पढ़कर आओगे, क्योंकि उसी पाठ को वो लिखवाएगा। अब छोटे बच्चे हैं, उन्हें याद नहीं रहता है, ठीक है, तो वो जैसे घर से पढ़ के आएंगे उस चीज़ को तो कई बातें उनके मस्तिष्क में बैठ जाएंगी। लेकिन ध्यान देना, उच्च कक्षाएं या उच्च प्राथमिक जो कक्षाएं होती हैं, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में के अंदर जो होती है उसमें कोई सूचना नहीं दी जाती है, कोई सूचना
नहीं दी जाती है, नहीं दी जाती है। बड़ी कक्षाओं के अंदर बच्चों को कभी नहीं बताया जाता है कि आप कल ये पाठ पढ़ के आना, कल आपको ये लिखवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये दो बातें हो गई, इसके अलावा ये बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण हो गई। तो यहाँ पे लगभग आपकी लेखन अनुकरण से जो संबंधित विधियाँ थी वो आज अपनी समाप्त हो गई हैं। कल जैसे कि अपनी जो कक्षा नई कक्षा होगी, नया वीडियो जो डलेगा उसके अंदर वाचन अनुकरण और रचना अनुकरण की बात की जाएगी। उसके बाद में जैसे कि नाटक शिक्षण की विधियाँ, कहानी शिक्षण की विधियाँ, कविता शिक्षण की विधियाँ, व्याकरण शिक्षण की विधियाँ, द्विभाषा से संबंधित विधियाँ, जितनी भी विधियाँ हैं वो सारी विधियाँ हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।